So this is a discussion on maximum power transfer theorem. ये हम डिस्कस करेंगे डीसी और एसी सर्किट्स दोनों के लिए। जैसा कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि हमें पावर ट्रांसफर को मैक्सिमाइज करने की हम कंडीशंस देख रहे हैं, राइट? तो जो सबसे सिंपलेस्ट केस हमें दिखता है वो ये दिखता है कि एक सोर्स है, ये एक एसी या डीसी सोर्स दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आई हैव अ सोर्स, दिस सोर्स हैज गॉट सम इंटरनल ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर ये डीसी सोर्स है तो दिस विल बी रेसिस्टेंस, और अगर ये एसी सोर्स है तो दिस विल बी an impedance. Okay, so this is a kind of opposition to the flow of current. और इस सोर्स से we have terminals which are the supply terminals which are to be connected to the load. यानी लोड को जो सोर्स दिखाई दे रहा है वो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन है, एक वोल्टेज सोर्स है जिसके साथ सीरीज में इंपिडेंस है। So we have to transfer power from this configuration to a load. जब पावर ट्रांसफर होगा तो हमें ये इंश्योर करना है कि सोर्स से जो हम पावर ड्रॉ कर रहे हैं दैट हैज टू बी मैक्सिमम व्हिच इज बीइंग सप्लाइड टू द लोड। ये एक बहुत सिंपल सा केस हमें दिख रहा है, लेकिन ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स लेगा, जहां पर ये जो मैंने डॉटेड बाउंड्री जो बनाई है विच शोज अ सोर्स एंड एन ऑपोजिशन, उसकी जगह होगा एक कंप्लीट नेटवर्क। दिस इज अ ह्यूज नेटवर्क, and to this network I have to add an impedance as a load, and I have to draw maximum power from this network. मुझे इस नेटवर्क से मैक्सिमम पावर ड्रॉ करना है, राइट? सो हम जो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करेंगे वो इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी जहां पर हमें अकेला सोर्स और ऑपोजिशन नहीं दिख रहा है, हमें एक पूरा नेटवर्क दिख रहा है जिससे हमें पावर ड्रॉ करनी है, एंड दैट पावर हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड। प्रैक्टिकली ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जहां पर हम इस थ्योरम का यूज करते हैं। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स वंस वी फिनिश द डिस्कशन ऑन द बेसिक्स। ऑलराइट, सो इसका कुछ पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? इसको हम एसी सर्किट्स में अब हम फोकस करेंगे, तो स्टेटमेंट भी अकॉर्डिंगली है। मैक्सिमम पावर इज absorbed by one network from another connected to it at two terminals when impedance of one is complex conjugate of the other. हमें मालूम है कि impedance जो है that is an opposition to the flow of sinusoidal current, right? This is how we define impedance of a part of the circuit, right? और ये opposition जो होता है ये कहां से आ रहा है? ये दो तरह के एलिमेंट से आ रहा है। एक है रेसिस्टेंस जिसके बारे में हमें अच्छे से पता है, और एक है कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस। तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में जो अपोजिशन होता है टू द फ्लो ऑफ साइनसॉइडल करंट, उस अपोजिशन को हम कहते हैं रिएक्टेंस। तो जो इंपिडेंस होता है दैट इज शोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच हैज द रियल पार्ट एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट जो है इसका वो एक रेसिस्टिव पार्ट है ओवरऑल इंपिडेंस का, और इमेजिनरी पार्ट जो है दैट इज द रिएक्टिव पार्ट, जो कि इंडक्टर, कैपेसिटर या इनके कॉम्बिनेशंस से मिलके बन रहा है। तो ये थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर हम पावर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो जो लोड इंपिडेंस है दैट शुड बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द सोर्स इंपिडेंस। तो कॉन्जुगेट जो है वो हम कैसे शो करते हैं? अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बार, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा दैट विल बी r minus jx,
इस तरह की जब कंडीशन होगी तो जो ट्रांसफर ऑफ पावर है दैट विल बी मैक्सिमम। जब हम पावर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं स्पेशली फॉर एसी सर्किट्स, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द रियल पावर, क्योंकि हमें मालूम है कि रिएक्टिव पावर डज नॉट डू एनी यूजफुल वर्क। वो तो सिर्फ सोर्स से लोड के बीच में ऑल्टरनेट कर रहा है ना। इट गोज फ्रॉम द सोर्स टू द लोड एंड देन इट कम्स बैक फ्रॉम द लोड टू द सोर्स। रिएक्टिव पावर क्यों पिक्चर में आ रहा है? बिकॉज द इम्पिडेंस हैज गॉट रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर में जो पावर का लॉस है दैट इज जीरो। तो ये एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? दे आर स्टोरिंग पावर and they are giving back that power to the source, right? So whenever we are talking about the power transfer, that is the real power transfer. Okay, so this statement further says that this means that for maximum active power yani real power to be delivered to the load impedance must correspond to the conjugate of the source impedance AC circuits mein, or in the case of direct quantities yani DC circuits mein, it must be equal to the source impedance यानी सोर्स रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो इसमें जब हम और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं ऑन द डिस्कशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्पेशली फॉर एसी सर्किट्स, तो हमें कई सारे केसेस देखने को मिलेंगे। ऑल दीज केसेस आर इंपॉर्टेंट टू अस। है तो ये एक जनरल डेरिवेशन से हम सारे कंक्लूजन्स पर पहुंच सकते हैं, लेकिन हम एक केस बाय केस हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला केस है जब सर्किट प्योरली रेसिस्टिव है विद वेरिएबल लोड रेसिस्टेंस। ये हम लोड की बात कर रहे हैं, सिर्फ लोड जो है वो प्योरली रेसिस्टिव है हमारे पास, लेकिन हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लोड रेसिस्टेंस को वैरी कर सकते हैं। दिस विल बी द फर्स्ट केस। दूसरा केस होगा कि जो लोड है वो है तो इम्पीडेंस, लेकिन वहां पर हमें दोनों चीजें वैरी करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी हम उसका जो रेसिस्टिव पार्ट है, रियल पार्ट है, वो भी वैरी कर सकते हैं, और जो उसका रिएक्टिव पार्ट है यानी इमेजिनरी पार्ट है दैट कैन ऑल्सो बी वैरी, राइट। दिस इज द सेकेंड केस विच इज द मोस्ट जनरल केस जहां पर हमारे पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तीसरा केस होगा जब लोड इंपिडेंस का रेसिस्टिव पार्ट वेरिएबल है लेकिन उसका रिएक्टिव पार्ट फिक्स है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम कई बार ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर करेंगे जहां पर हम रिएक्टिव पार्ट को वैरी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट वैरी द कैपेसिटेंसेस और इंडक्टेंसेस देयर, बट वी कैन वैरी द रेसिस्टेंस। ऑफ कोर्स रेसिस्टेंस को वैरी करना इजीएस्ट थिंग है विद द हेल्प ऑफ अ रियोस्टेट। फोर्थ केस जो है ये भी एक बड़ा जनरल टाइप का केस है जहां पर लोड इंपिडेंस जो है वो फिक्स्ड रेशियो के साथ है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड आप वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है वो मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। हमारे पास एक इंपिडेंस है Z विच इज इक्वल टू R प्लस JX, राइट। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, और इसका जो आर्गुमेंट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में अगर हम इसे लिखें थीटा, दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट यानी कि x डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट यानी कि r। सो ये मैं फोर्थ केस थोड़ा सा बता रहा हूं। फिक्स्ड एंगल का मतलब क्या है कि x बाय ये जो रेशियो है ये सेम रह रहा है बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब आप सेम प्रोपोर्शन में r और x को बढ़ा दो। यानी कि हमारे पास मान लो कोई इंपिडेंस है Z1 विच इज इक्वल टू 10R प्लस 10XJ। तो यहां पर देखो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा Z1 बार का दैट विल बी 100R स्क्वायर प्लस 100X स्क्वायर यानी 10 टाइम्स हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन जो एंगल है θ1 that remains the same. This is 10x by 10r which is as good as x by r and that is equal to tan inverse of x by r is theta. तो एंगल फिक्स्ड है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास वेरी करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये एक फोर्थ केस होगा। ये चारों केसेस के लिए वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लोड इंपिडेंस एंड द सोर्स इंपिडेंस। ऑलराइट, फिर हम देखेंगे कि इस थ्योरम को हमें अप्लाई करना कैसे। So I'll start with the first case. ये केस हम ऑलरेडी
पढ़ चुके हैं, और इसके लिए हमें जो डेरिवेशन है दैट इज आल्सो फेयरली इजी। सो इस केस में क्या है, वी हैव अ सोर्स ऑफ वोल्टेज V, वी हैव अ रेसिस्टेंस ऑफ दिस सोर्स जिसको हमने सोर्स रेसिस्टेंस कहा RS, और ये जो सोर्स के टर्मिनल्स हैं A और B, इनके बीच में हमने लोड कनेक्ट किया है, उसे मैंने कहा लोड रेसिस्टेंस, एंड इट इज वेरिएबल, आई कैन चेंज दिस लोड रेसिस्टेंस। तो यहां पर हमें कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं। अगर अब इस करंट को मैं एज्यूम कर लेता हूं IL, लोड करंट, तो दिस करंट विल बी गिवन बाय V बाय RS प्लस RL, ऑलराइट। और जो पावर कंजम्पशन हो रहा है इस रेसिस्टेंस में, दैट विल बी इक्वल टू IL स्क्वायर इंटू RL, राइट। I स्क्वायर R जो है दैट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ रेसिस्टेंस। सो IL की वैल्यू हमने रखी V बाय RS प्लस RL, और उसका स्क्वायर यानी V स्क्वायर बाय RS प्लस RL स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद RL, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पावर विच इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द लोड। हमारे पास यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है लोड रेसिस्टेंस को चेंज करने, यानी RL इज अ वेरिएबल, which means that this power P is a function of RL, assuming that V, RS they are constants here. तो अगर हमें इस पावर को मैक्सिमाइज करना है, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि लोड को जो पावर मिल रही है वो मैक्सिमम पावर मिले। तो अगर हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं पावर को, तो हम जो वेरिएबल है उसके टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंड दैट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0, राइट। सो वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस power with the load resistance RL, which is a variable here, and we are equating it to 0. आप इस एक्सप्रेशन को जब डिफरेंशिएट करोगे और 0 से इक्वेट कर दोगे, तो you will obtain this expression that the load resistance should be equal to the source resistance. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर जो लोड करंट है वो कितना हो जाएगा, V बाय RL प्लस RS, और दोनों इक्वल हैं यहाँ पर, right? RS is as good as RL, so this will be 1 by V by 2 RL. और इस केस में जब आप पावर कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय 4 RL। लेकिन जो सोर्स से जो पावर जा रही है, सोर्स से पावर कितनी जा रही है, V इंटू IL, दिस इज द पावर विच इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, राइट। सो दिस विल बी V इंटू IL which will be equal to V square by 2 RL, अगर मैं IL की वैल्यू पुट कर दूं। तो देखो सोर्स से जो पावर हम ड्रॉ कर रहे हैं मैक्सिमम पावर वाले केस में वो V स्क्वायर बाय 2 RL है, लेकिन लोड तक जो पावर पहुंच रही है वो है V स्क्वायर बाय 4 RL, यानी हाफ ऑफ दिस। तो इस केस में जो पावर हम ड्रॉ कर पा रहे हैं और उसको लोड रेसिस्टेंस तक पहुंचा पा रहे हैं वो कितनी है, 50%। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी हमें मिल रही है दैट इज 50%। जो 50% पावर है वो RS में डिसिपेट हो जाती है, ठीक है। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, what percentage of power is delivered to the load under maximum power condition for this kind of resistive case? तो ये जो पावर हम डिलीवर कर पा रहे हैं दिस इज 50%। तो ये सबसे सिंपल केस है फॉर अ प्योरली रेसिस्टिव लोड। जो सेकेंड केस है वहां पर हमारे पास मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है। यहां पर क्या हो रहा है, जो लोड टर्मिनल्स हैं A और B, उनके बीच में जो लोड इंपिडेंस लगा हुआ है, लेट अस कॉल इट ZL। इस ZL का रेसिस्टिव पार्ट यानी RL और इंडक्टिव पार्ट रिएक्टिव पार्ट यानी कि XL, बोथ ऑफ देम आर वेरिएबल हियर, ओके। दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम अ सोर्स टू अ लोड व्हेन लोड इंपिडेंस is the complex conjugate of the source impedance. Source impedance अभी क्या है यहाँ पर, this is the source impedance which is equal to RS plus JXS जो कि फिक्स है। तो ये जो
पार्ट है, दिस इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स, साइनसॉइडल सोर्स है V बार, उसका इंटरनल इंपीडेंस है RS प्लस JXS। हमें पावर ट्रांसफर करनी है ZL को, और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है टू चेंज RL एज वेल एज XL, ऑलराइट। और हम ये देखना चाहते हैं कि RL की क्या वैल्यू ली जाए और XL की क्या वैल्यू ली जाए, सो दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर इज मैक्सिमम। वंस अगेन जो डेरिवेशन है इट रिमेन्स द सेम। देखो लोड से जो करंट फ्लो हो रहा है मैं उसको एज्यूम कर रहा हूं IL, साइनसॉइडल करंट है इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सो आई राइट इट एज IL बार। सो दिस करंट IL बार will be equal to the voltage यानी कि V bar divided by the total impedance seen by the current, which is equal to ZS bar plus ZL bar. So I can write it as ZS bar is RS plus JXS, ZL bar is RL plus JXL। यहाँ पर RL और XL दोनों वेरिएबल्स हैं, they can be varied। और फिर हम क्या कर रहे हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम है इसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को हम अलग अलग कर दे रहे हैं। सो दिस इज RS प्लस RL, imaginary part is XS plus XL. So this is the expression for current here, right? So we write the current as the ratio of the voltage and total impedance. लोड को जो पावर डिलीवर हो रही है उसमें हमें ध्यान देना है कि इसका जो रेसिस्टिव पार्ट है वही पार्ट एक्चुअली पावर को कंज्यूम कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है। जो रिएक्टिव पार्ट इट इज नॉट कंज्यूमिंग एनी पावर। यानी कि जब हमें पावर, एक्टिव पावर यहाँ लोड के लिए कैलकुलेट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, करंट जो है उसकी आरएमएस वैल्यू, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बनाया था IL बार, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस यानी RL। सो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द पावर, I स्क्वायर, जहां पर I का हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, उसकी आरएमएस वैल्यू ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड विद RL। ऑलराइट, सो जो एक्सप्रेशन होगा वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, दिस विल बी अ रियल नंबर, क्योंकि आपने I का मैग्नीट्यूड लिया है और RL ऑलरेडी रियल है। सो दिस विल बी V स्क्वायर RL डिवाइडेड बाय RS प्लस RL स्क्वायर प्लस XS प्लस XL स्क्वायर। और मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, एक RL है और एक XL है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पावर है which is being delivered to the load, this is a function of RL as well as XL। दो वेरिएबल्स हैं। तो हम इस पावर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हमें अप्रोप्रिएट वैल्यू सेलेक्ट करनी है RL और XL की। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस एक्सप्रेशन को RL के टर्म्स, RL के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 0 से। दूसरी बार उसको हम XL के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, XL के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट कर देंगे 0 से। इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। हमारे पास दो वेरिएबल्स है क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम पावर के लिए हमने क्या किया, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ RL एंड XL विद रिस्पेक्ट टू XL, और एक बार फिर हम क्या करेंगे, इसको RL के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। सो फॉर मैक्सिमम पावर दिस पार्शियल डिफरेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू XL तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, XL plus XS is 0, which gives you the value of XL that should be negative of XS. So this is the first conclusion from this partial differential. फिर हम क्या करेंगे, हमने हमारे पास जो पावर का ये जो एक्सप्रेशन था, हमें पता चल गया कि पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए XL क्या होना चाहिए, माइनस XS के बराबर होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन में जब आप XL को माइनस XS के बराबर रख दोगे तो XS प्लस XL विल बिकम 0। तो जो पावर रह जाएगा अब उसमें वो वाला टर्म अब यहाँ पर गायब हो गया। सो नाउ दिस पार्शियल डिफरेंशियल, नाउ दिस इज अ फंक्शन ऑफ RL एंड दिस पार्शियल डिफरेंशियल, क्योंकि RL भी हमारे पास, हमारे लिए एक वेरिएबल है यहाँ पर, वी आर इक्वेटिंग इट टू बी इक्वल टू 0, और उससे हमें मिल रहा है RL की वैल्यू, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू RS। तो देखो सोर्स इंपीडेंस जो था
वो था RS प्लस JXS। लोड इंपीडेंस फॉर मैक्सिमम पावर जो हमने निकाला, वो हमें क्या मिला? हमें पता चला कि इसका जो दिस वाज इक्वल टू RL एंड XL, लेकिन हमें क्या पता चला कि RL जो है वो RS के बराबर होना चाहिए और XL जो है वो माइनस XS के बराबर होना चाहिए। तो XL is minus XS, so we see that this is equal to RS minus JXS, which means that this is a complex conjugate of the source impedance, which was RS plus JXS। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर हमारे पास RL और XL दोनों हम वैरी कर सकते हैं, तो हमें वो उनको इस तरह से चूज करना है कि दो जो इम्पीडेंस है दैट शुड बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द सोर्स इम्पीडेंस फॉर मैक्सिमम पावर। यहां पर भी जब आप पावर जो मैक्सिमम ट्रांसफर हो रहा है उसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप ये देखोगे कि सोर्स से जो हम पावर ड्रॉ कर रहे हैं उसका सिर्फ 50% लोड तक पहुंच रहा है, बाकी जो है वो सोर्स इम्पीडेंस में डिसिपेट हो जा रहा है। इस वाले केस में इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। अंकित अरोड़ा, डू यू हैव एनी डाउट ऑन दिस? नो सर। ओके, सो ये हमारे लिए सेकंड केस था, which was the most general kind of case। थर्ड केस जो थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का केस है, जहां पर देखो दिस लोड इंपीडेंस which is connected between A and B, this is ZL which is equal to RL plus JXL। ये लोड इंपीडेंस इस तरह का है कि XL जो है ये फिक्स्ड है ना। यहां पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है XL को वैरी करने की, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है RL को वैरी। तो यहां पर भी डेरिवेशन रिमेन्स सिमिलर। अगर हम लोड करंट को कैलकुलेट करेंगे, which is a complex number here, a sinusoidal function that will be equal to voltage divided by the total impedance, और मैं उसका रेसिस्टिव और रिएक्टिव पार्ट्स भी अलग अलग कर दे रहा हूं। सो दिस विल बी RS plus RL plus J XS plus XL। so this will be the current, right? जो पावर डिलीवर होगा once again to the load, that will be equal to magnitude of this current square of this multiplied with the load resistance। all right, so this will be the expression for current, the power, ये रियल पावर है। once again हमारे पास XL को वेरी करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वहां पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ RL को वेरी करने की है। तो XL वहां पर एक कांस्टेंट है हमारे लिए, और ये जो पावर है which is being delivered to the load, this power is now a function of RL। तो इस पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट शुड बी इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू RL। सो हमें यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मिला था P का, हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू RL, treating XL as a constant, we equated it to 0, and this is what we get for RL। it is the square root of RS square, source reactance resistance का square, plus the square of the sum of जो सोर्स का रिएक्टेंस है और जो लोड का रिएक्टेंस। यहां पर फर्दर और कुछ केसेस हो सकते हैं। मान लो सोर्स इंपीडेंस भी प्योरली रेसिस्टिव है। सोर्स इंपीडेंस अगर प्योरली रेसिस्टिव है तो क्या होगा, उसका जो रिएक्टिव पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, वो 0 है, यानी एक्सेस 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा RL इज इक्वल टू रूट ऑफ RS स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अगर लोड इंपीडेंस प्योरली रेसिस्टिव है, यानी XL अगर 0 है, सिर्फ रेसिस्टेंस है हमारे पास वहां पर, तो जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, लोड रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल टू RS स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर, इसका रूट। और ये चीज क्या है, जो सोर्स इंपीडेंस है उसका मैग्नीट्यूड है, राइट? सोर्स इंपीडेंस वाज RS प्लस JXS, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी R स्क्वायर RS स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि XS स्क्वायर।
ये वाला केस हमें कई बार कई सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि लोड इम्पीडेंस प्योरली रेसिस्टिव है, बाकी का सर्किट और एसी सर्किट है, तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑफ पावर क्या होना चाहिए, दिस लोड रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द सोर्स इम्पीडेंस, राइट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स इम्पीडेंस। ये केस 3 था। फोर्थ केस जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जहां पर हमारे पास मैग्नीट्यूड तो वेरी कर पा रहे हैं, किसका मैग्नीट्यूड, लोड इंपीडेंस का। लोड इंपीडेंस क्या है हमारे पास, RL प्लस JXL। तो यहां पर आप वेरी तो कर पा रहे हो इसको भी और इसको भी, लेकिन इनका रेशियो सेम है, यानी कि जब आप इसका आर्गुमेंट निकालोगे tan इनवर्स ऑफ XL बाई RL, वो चेंज नहीं होता, यानी जिस प्रोपोर्शन में आप XL को चेंज कर रहे हो सेम प्रोपोर्शन में RL भी चेंज हो जाता है, यानी दिस एंगल इज फिक्स्ड, but this magnitude ZL, which is equal to RL square plus XL square, this is a variable here। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इंपीडेंस के एंगल को ही फाई मान लेंगे, विच मीन्स कि हमने इंपीडेंस को एज्यूम करा ZL, उसको मैं पोलर फॉर्म में लिख रहा हूं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ZL और एंगल ऑफ दिस, यानी कि इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ZL cos phi, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ZL sin phi। तो ये जो इम्पीडेंस है, आई एम सॉरी, प्लस इम्पीडेंस है वो हमें दिख रहा है ZL cos phi प्लस ZL sin phi, जहां पर ZL मैग्नीट्यूड है, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर राइटिंग। इसको हमने ऐसे फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि फाई यहाँ पर फिक्स्ड है, मॉड ऑफ ZL जो है ये एक वेरिएबल है हमारी। तो वंस अगेन हमें पता है कि कैसे करंट कैलकुलेट करना है, करंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय ZL, and magnitude of this current will be equal to, यहां पर मॉड ऑफ ZL आ जाएगा। जो पावर कंज्यूम होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट स्क्वायर, और जो इंपीडेंस था उसका रियल पार्ट RL हम लेते थे, RL की जगह अब यहां पर क्या है, दिस इज मॉड ZL cos phi। तो फिर जब हम ये वैल्यूज रख देंगे तो क्या होगा, दिस विल बी V स्क्वायर मॉड ZL cos phi, और इस तरह से डिनोमिनेटर भी आया। नाउ दिस पावर इज अ फंक्शन ऑफ phi, क्योंकि हमने कहा कि ZL फिक्स्ड है, phi is a variable, we have the flexibility to change phi, so it is a function of phi। तो पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऑलराइट, विद सॉरी, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ phi, मैंने गलत बोला। phi हमारे लिए कांस्टेंट था, यहाँ पर हमारे लिए जो वैरी हो रही थी वो मैग्नीट्यूड वैरी हो रहा था, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंपीडेंस। हमने इसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया एंड वी इक्वेटेड इट टू 0, और उससे हमें ये समझ में आया कि जो इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो लोड इंपीडेंस का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो सोर्स इंपीडेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। ऑलराइट, सो ये 4 हमारे पास केसेस होंगे। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट विद वेरिएबल लोड रेसिस्टेंस, इसमें हमने क्या देखा, लोड रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द सोर्स रेसिस्टेंस। सेकेंड वाले केस में हमने देखा कि जो लोड इंपीडेंस है वो सोर्स इंपीडेंस का कॉन्जुगेट होना चाहिए। थर्ड वाले में हमने दो सब केसेस के साथ दो अलग अलग एक्सप्रेशंस देखे, और फोर्थ में हमने ये देखा कि जो मैग्नीट्यूड है लोड इंपीडेंस का वो सोर्स इंपीडेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। इस तरह से वी कैन सॉरी ड्रॉ मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ गिवन नेटवर्क और अ गिवन सोर्स एंड डिलीवर इट टू अ लोड, जिसमें हम कुछ ना कुछ हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कोई चीज चेंज करने की। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस और एग्जाम्स में जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर हमें
ऐसा नहीं दिखाई देगा कि एक सोर्स है, उसका इम्पीडेंस है और आप सिंपली आप निकाल दो कि मैक्सिमम पावर क्या, मतलब ZL की वैल्यू निकाल दो और बता दो कि कितना मैक्सिमम पावर आएगा। प्रैक्टिकली हमें एक पूरा नेटवर्क दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, in this network, two voltage sources act on load impedance connected to the terminals A and B. यहां पर एक impedance connected है ZL. If the load is variable in both reactance and resistance, यानी इस लोड का हम रेसिस्टिव पार्ट और रिएक्टिव पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जो है, दोनों को हम वेरी कर सकते हैं. बोथ ऑफ देम आर वेरिएबल. For what load will ZL receive maximum power? And what is the value of that maximum power? तो ये सिचुएशन हमारे लिए अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हमें वो सिंपल सा केस नहीं दिख रहा जो अभी तक हमने पढ़ा था. हमने ये वाला सिंपल सा केस पढ़ा था कि एक वोल्टेज सोर्स है, उसका कुछ इम्पीडेंस है, और अब यहाँ पर आपने लोड इम्पीडेंस लगा दिया है. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ZL एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पावर. ये सर्किट वैसा नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है. तो अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि A और B के बीच में हमने जो ZL कनेक्ट किया है, इसको छोड़कर जो बाकी सर्किट बच गया है, ये वाला पार्ट जो बच गया है, इसको छोड़कर इस पार्ट को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. कौन से फॉर्म में? एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद एक इम्पीडेंस. और हमने पढ़ लिया है कि इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. इस फॉर्म को हम कहते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फॉर्म, राइट? तो यहाँ पर थेवेनिन्स थ्योरम becomes the basis of finding out the conditions for maximum power when you have a network instead of a source. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस नेटवर्क को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना पड़ेगा इस नेटवर्क का, और उसकी हेल्प से फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ZL की वैल्यू क्या होनी चाहिए और पावर की वैल्यू क्या मिलेगी उसके बाद. Does this make any sense? इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. शुभम, do you have any doubt on this? No, sir. No, sir. ठीक है. तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन जो है यू मस्ट एक्सपेक्ट इन एग्जाम्स, क्योंकि इसमें ना दोनों चीजें कवर हो रही हैं. इसमें थेवेनिन्स थ्योरम भी कवर हो रहा है साथ में, राइट? सो if you want me to solve it, I'll solve it on screen. Otherwise I'll take another example. इससे थोड़ा सा सिंपलर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पहले. An example like this. A loudspeaker is connected across terminals A and B of this network. What should be its impedance to obtain maximum power dissipation in it? यानी A और B के बीच में हम एक लोड लगा रहे हैं which happens to be a loudspeaker here, और हम ये चाहते हैं कि ये जो नेटवर्क है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें दो तरह के सोर्सेज हैं, एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है. तो ये जो हम लाउड स्पीकर यहाँ पर लगाएंगे, जिसका इम्पीडेंस मैं अज्यूम कर रहा हूँ ZL बार, हम ये बताना है कि इम्पीडेंस कितना होना चाहिए फॉर ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर. इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया कि वो पावर की वैल्यू कितनी होगी. हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि वो कंडीशन क्या होगी, यानी हमें ZL की वैल्यू पता करनी है. और हमें मालूम है कि क्योंकि हमारे पास ये हमारे लिए सेकंड वाला केस है जहां पर इसका रेसिस्टिव पार्ट और रिएक्टिव पार्ट दोनों हमारे कंट्रोल में है, तो हमें इसके लिए मालूम है कि दिस ZL should be equal to the complex conjugate of the source impedance. लेकिन यहाँ पर एक सिंपल कोई सोर्स नहीं दिया हुआ है, यहाँ तो पूरा एक नेटवर्क दिया हुआ. तो हमें इस पूरे नेटवर्क का इम्पीडेंस निकालना है जो है which happens to be the Thevenin's equivalent impedance. अगर हमसे यहाँ पर पावर पूछा गया होता तो फिर हमें VTH भी निकालना पड़ता. तो ये जो नेटवर्क है, ये बड़ा सिंपल सा नेटवर्क है, क्योंकि इस नेटवर्क में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं. देयर इज नो डिपेंडेंट सोर्स इन दिस नेटवर्क, राइट? तो हम क्या करेंगे? अगर हमसे पावर भी पूछा गया होता तो हम क्या करते? ये जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है बिटवीन A एंड B,
इसको हम कन्वर्ट कर देते इस फॉर्म में। हम निकाल लेते हैं यहां पर VTH, ZTH, फिर लोड यहां पर लगा हुआ है विच इज अ लाउड स्पीकर हियर। तो मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन क्या होती है, ट्रांसफर के लिए कंडीशन क्या होती है, ZL शुड हैव बीन इक्वल टू सोर्स इंपीडेंस का कॉन्जुगेट, और सोर्स इंपीडेंस यहाँ पर कितना है, ZTH है। और पावर कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें VTH की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर पावर नहीं पूछा गया है। तो ये सिंपल सा नेटवर्क है जिसके पास कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो हम इजीली इसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल सकते हैं और फिर उसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क को डीएक्टिवेट कर देंगे। इस नेटवर्क में दो सोर्सेज हैं, एक वोल्टेज सोर्स है जो कि इंडिपेंडेंट है और एक करंट सोर्स है वो भी इंडिपेंडेंट है। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हमने क्या किया, उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हमने क्या किया, उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। ये सर्किट जो है ये फेजर डोमेन में है, ऑल द क्वांटिटीज हियर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में हमने इंडक्टर और कैपेसिटर के इक्विवेलेंट रिएक्टेंसेस हमने शो किए। सो दिस इज 10 ohm, this is 8J ohms, and these are the load terminals A and B. This is 10 ohms. तो हमें क्या करना है, अब A और B के बीच का इक्विवेलेंट इंपीडेंस देखना है। क्योंकि ये सर्किट फेजर डोमेन में है तो हमें मालूम है कि वी कैन ट्रीट इट लाइक अ डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में हम क्या करते हैं, दो रेसिस्टेंसेस जब हमें सीरीज में दिखते हैं तो हम R1 प्लस R2 कर देते हैं, जब हमें पैरेलल में दिखते हैं तो हम R1 R2 बाय R1 प्लस R2 कर देते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरह का ट्रीटमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ड्रॉइंग एन इक्विवेलेंट नेटवर्क हियर। ये 5 ओम था, 10 प्लस 8J ohms ये मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, राइट। तो मैंने इनको एक इंपीडेंस से रिप्रेजेंट कर दिया, आई कॉल इट Z1 बार, और इस इंपीडेंस की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 8J ohms। इसी तरह से 4 और 6J मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, तो उनको भी मैंने ऐड कर दिया आपस में, तो ये हो गया 4 प्लस 6J ohms। इस इंपीडेंस को मैंने कहा Z2 बार, और वो मैंने यहाँ शो कर दिया। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, दिस इज 10 ohms, एंड दीज आर द लोड टर्मिनल्स A एंड B। अब देखो यहाँ पर हमें Z1 बार और 5J ये पैरेलल में दिखेंगे। दिस 5J ohms इज इन पैरेलल विद Z1 बार। वैसे हम फॉर्मूला लगा देंगे, Z1 बार इंटू 5J डिवाइडेड बाय Z1 बार प्लस 5J। इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमें Z2 के साथ सीरीज में दिखाई देगा, फिर यानी कि हम उनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, और वो वाला जो कॉम्बिनेशन होगा वो 10 ohms के साथ हमें पैरेलल में दिखाई देगा। तो वंस अगेन हम एक रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू ZTH, और उसका जो कॉन्जुगेट होगा दैट विल गिव यू the impedance of the load for maximum power transfer। तो जो बचा हुआ जो प्रोसीजर है that remains the same as the one that we did for Thevenin's theorem। All right, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क।